तो हेलो नमस्ते कन्हाल चाल कैसे तुम। आज की नॉर्मल बातचीत उत्तराखंड की इकोनॉमी को लेकर है कि आखिर उत्तराखंड में पैसा आता कहाँ से है और खर्चे कहाँ कहाँ किए जाते हैं। क्यों है इतनी आखिर कम सरकारी नौकरियाँ और एक चीफ मिनिस्टर पर कितना दबाव रहता है राज्य को चलाने में। ये सब हम जान पाएंगे इस वीडियो को पूरा देखकर। पुराने समय में पैसा कमाने के लिए बाहर जाते थे और मनी ऑर्डर के जरिए अपने अपने घर में भेजा करते थे, और इसीलिए आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहते हैं। 11वीं वित्तीय आयोग तथा योजना आयोग में उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 में विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था, और ऐसा ही कुछ अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने भी उत्तराखंड को स्पेशल कैटेगरी में रखा था और कई ब्रिटिश लॉ से शुरुआत में फ्री रखा था। ऐसा ही 1969 में असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, 1971 में हुआ हिमाचल के साथ, और फिर 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के बाद 1975 में हुआ सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। इन सभी राज्यों को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन पूरे भारत में कुल 11 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उनमें से उत्तराखंड 11वें नंबर पे है। लेकिन जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उत्तराखंड अब 10वां विशेष राज्य बन चुका है। और इन सभी विशेष राज्यों में एक बात खास है, यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा 90% अनुदान और 10% लोन दिया जाता है, जबकि वो राज्य जो विशेष नहीं है वहाँ 70% अनुदान और 30% लोन दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। एक बार जरा नजर डालते हैं 2011 के कार्यशील जनसंख्या डेटा पर। तो 2011 के जनगणना के अनुसार कुल संख्या का यानी टोटल पॉपुलेशन का 38.39% ही कार्यशील है और 61.61% लोग अकार्यशील हैं। टोटल कार्यशील में से 27% लोग कृषक हैं और 6.38% लोग कृषि श्रमिक हैं और 1.98% घरेलू उद्योगों में नियोजित लोग हैं। बचे हुए 38.75% अन्य क्षेत्रों में कार्यरत है। एक बात और दोस्तों, उत्तराखंड में कृषि कार्य में फीमेल्स 50% से ज़्यादा योगदान देती हैं। अब एक बार हम देखते हैं फिलहाल उत्तराखंड की इकोनॉमी में किस सेक्टर का कितना योगदान है। दोस्तों, किसी भी राज्य के इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उत्तराखंड के प्राइमरी सेक्टर में 10.2% का कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर में 48.64% का कंट्रीब्यूशन है और टर्शरी सेक्टर में 41.16% का कंट्रीब्यूशन है। इसमें प्राइमरी होता है मुख्यतः एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज, और टर्शरी में आता है सर्विस या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ये बात दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का डेटा। और इस डेटा के अनुसार ये भी बताया गया है कि जिन जगहों पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसीलिए उन शहरों का जीडीपी सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। अब तक के डेटा से हम समझ सकते हैं कि काफ़ी कम लोग कार्यशील हैं और इसी संख्या को बढ़ाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। यूं तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम है, लेकिन डेटा के अनुसार ज़्यादा संख्या में लोग कृषि में निर्भर करते हैं। तो यानी कि जो लोग सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में कार्य करते हैं वो उत्तराखंड निवासी तो बहुत ही कम है। और जब डेटा बताता है कि 50% से ज़्यादा फीमेल्स कार्यशील हैं, वो कृषि कार्य कर रही हैं, तो एक बात तो सीधी सी है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए हमें लोगों को कार्यशील बनाने की ओर ध्यान अधिक देना होगा और कृषि के क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बात करें उत्तराखंड के SGST से होने वाले फ़ायदे की ओर, तो दरअसल बात यह है कि इसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं, क्योंकि उत्तराखंड कंज्यूम के बजाय मैन्युफैक्चर ज़्यादा करता है। इसलिए SGST से मिलने वाले टैक्स उत्तराखंड के हक में बहुत कम आता है। और आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन इतिहास के अनुसार अगर हम उत्तराखंड को आपदा प्रदेश कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। तो जितना उत्तराखंड को जोड़ने में खर्च लग जाता है, तो उससे कहीं ज़्यादा तो आपदा से वापस निकलने में खर्च हो जाता है। सरकार पर इतना ज़्यादा पैसा ना होने के कारण सरकारी नौकरी ज़्यादा नहीं निकाली जाती और एडहॉक या संविदा पर कम सैलरी पर लोगों को नियुक्त करा जाता है, क्योंकि मैन पावर की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में, बट उस मैन पावर को सैलरी देने के लिए उतना अमाउंट नहीं है। ऐसे दुर्गम परिस्थितियों में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं सभी ने अपने अपने हालातों पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। ब्यूरोक्रेट्स भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ होंगे।
कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, जिससे कि आने वाली फ्यूचर की जो डिजास्टर्स हो सकती हैं उससे हम पहले ही प्लान करके चलें। बात करें उत्तराखंड के टूरिज्म की, जो कि उत्तराखंड के इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उत्तराखंड को टूरिज्म पर एथिकल तरीकों के साथ माउंटेन टूरिज्म के अलावा एग्रो टूरिज्म और इको फ्रेंडली टूरिज्म पर भी ध्यान देना होगा, और आए दिन सर्टिफाइड ट्रैवलर्स को स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करनी चाहिए। और इकोनॉमी को बढ़ाने के चक्कर में पर्यावरण पे जो असर पड़ रहा है उस पर तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। लगभग मंत्रिमंडल पहाड़ी क्षेत्र के हैं और यहाँ के बारे में बारीकी से जानते भी हैं और समझ भी रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। और मौजूदा हालात में जो भी स्टेप्स पॉलिटिकल पार्टीज ले रही हैं, चाहे वो करंट गवर्निंग पार्टी हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी हो, सभी अपनी तरफ से मुद्दे उठा रही है। समाज को उन मुद्दों पे भी ध्यान देना चाहिए कि क्या वाकई में वो मुद्दे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। जैसे आजकल फ्री बिजली और पानी को लेकर पावर में आने के लिए पावर राजनीति चल रही है, ऐसे ही कुछ मुद्दों को समाज को देखना चाहिए कि क्या हमें इनको सुनना ज़रूरी है या नहीं, क्या इन्हें हमें इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए या नहीं। अगर बात करें दोस्तों जॉब्स कम जनरेट होने का क्या कारण है, इस बात पर शुरुआत करते हैं सरकारी जॉब्स की ओर से। तो बहुत से डिपार्टमेंट्स पुराने तो चलते आ रहे हैं और काम हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन जॉब्स जनरेट नहीं हो पा रही है। पहली बात, जब पुराने रिटायर्ड होंगे तो वैकेंसी आती है, जब नए प्रोजेक्ट्स आएंगे काम बढ़ेगा तो वैकेंसी आती है। अब लोग रिटायर्ड भी हो रहे हैं और प्रोजेक्ट्स भी खैर हर साल नए नए आते रहते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो आखिर कारण क्या है? इसका कारण कुछ तो दोस्तों करप्शन है, और जो कुछ रहा कसर बचा वो रिश्वतखोरी और कुछ लापरवाही ने पूरा कर रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की नॉर्मल बातचीत पसंद आई हो। अगर आप कोई टॉपिक या मुद्दा देना चाहते हैं जिस पे हमें नॉर्मल बातचीत करनी चाहिए तो सजेस्ट करिए कमेंट सेक्शन में जाके, और आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी पुरानी वीडियोस। धन्यवाद।